This show may contain expletives, strong language, and mature content for adult listeners, including sexually explicit content and themes of violence. This is a work of fiction and any resemblance to real persons, businesses, places or events is coincidental. This show is not intended to offend or defame any individual, entity, caste, community, race, religion or to denigrate any institution or person, living or dead. Listeners' discretion is advised. मृदुपाल की बातें पूरी होते ही उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, मानो उसकी योजना की सफलता का दृश्य वह पहले ही देख रहा हो। महल के भीतर दो भव्य सिंहासनों पर गुरु शुक्राचार्य और शोभित बैठे थे। उनकी मुद्रा में अधिकार और स्थिरता की झलक थी। उनके सामने सम्मानपूर्वक खड़ा सर्वेश संयम से प्रतीक्षा कर रहा था। गुरु शुक्राचार्य ने उसे बैठने का इशारा किया, पर वह विनम्रतापूर्वक खड़ा ही रहा। शुक्राचार्य ने उसकी ओर दृष्टि डालते हुए पूछा, तो बताओ, किस संदेश के साथ आए हो? सर्वेश का आगमन उनके लिए नया नहीं था, वह हमेशा ही वरिष्ठों के संदेश लाने ले जाने का दायित्व संभालता था। वह आदर से दोनों की ओर देखते हुए बोला, वरिष्ठ अवीर वापस आ चुका है। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य और शोभित ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो यह पहले से ज्ञात बात थी। उन्होंने बस हल्के से सिर हिला दिया। गुरु शुक्राचार्य अपने शांत स्वर में बोले, हमें पता था कि वह लौट आया है। सर्वेश ने उनकी बात की गंभीरता को समझते हुए कहा, मेरे गुरु ने जानना चाहा है कि आज की सभा में अवीर का आना उचित होगा क्या? इस सवाल पर शुक्राचार्य और शोभित गहरे विचार में डूब गए। विचारमग्न होकर शुक्राचार्य बोले, अवीर इस बारे में क्या सोचता है? सर्वेश ने उत्तर दिया, वह रुद्र के रूप में आने पर विचार कर रहा है, जिससे अधिक लोग उसे पहचान न सकें। गुरु शुक्राचार्य और शोभित एक समझदार मुस्कान के साथ उसकी बात से सहमत होते हुए हल्के से सिर हिलाते हैं। दूसरी ओर मुख्य सिटी के बाजार में रौनक थी। सोनालिका, काशवी और आन्या वहां खरीदारी के लिए आई थी। सोनालिका का मन यहां आने का नहीं था। लक्षद्वीप के लोगों का व्यवहार उसके प्रति ठंडा था और वह उस ठंडेपन से परिचित थी। फिर भी काशवी और आन्या के आग्रह पर वह उनके साथ चली आई थी। वे बाजार में रंगबिरंगी दुकानों के बीच से गुजर रही थीं कि अचानक काशवी की नजर एक दुकान पर पड़ी, जहां कुछ बेहद सुंदर पोशाकें और गहने सजे हुए थे। आओ देखो तो सही, काशवी ने सोनालिका का हाथ पकड़कर दुकान की ओर खींचा। दुकानदार ने उन्हें आते देख उनकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, आइए मोहतरमाओं, ये आभूषण और पोशाकें आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देंगी। कहिए, आपको क्या पसंद है? काशवी ने एक खूबसूरत पोशाक की ओर इशारा कर दिया, जबकि आन्या और सोनालिका आभूषणों को देखने लगी। सोनालिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मगर ध्यान से देखने पर साफ था कि उस मुस्कान के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा हुआ था। उसकी आंखें भले चमक रही थीं, लेकिन भीतर एक उदासी बसी थी। वह वहां से थोड़ी दूर हटकर दुकान के पास बहती झील की ओर देखने लगी। झील का शांत जल उसके मन के उलझावों को और गहराई से दर्शा रहा था। मुख्य सिटी उसी झील के चारों ओर बसी हुई थी, जैसे इस नगर का जीवन उसी जल से जुड़ा हो। सोनालिका ठंडी हवा के हल्के झोंकों से अपने आप को सहेजते हुए धीरे धीरे टहल रही थी। उसने एक हल्की, बगैर बाजुओं वाली पोशाक पहन रखी थी, जो उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थी। उसके कंधे, उभरे हुए गले का हिस्सा और हल्की सी उजागर टांगे उसकी सौम्यता और आभा को हवा दे रहे थे। राह चलते लोग बरबस ही उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ जोड़े जो उस ओर से गुजर रहे थे, उन्हें अपनी नाराज प्रेमिकाओं की झिड़की भी सहनी पड़ी, पर सोनालिका जैसे इस सबसे अनजान थी। उसकी आंखों में गहरी सोच की छाया थी, मानो वह किसी दूरस्थ, अनकही दुनिया में खोई हुई हो। वह अपने ही ख्यालों में चल ही रही थी कि अचानक कोई शख्स उससे टकरा गया। हल्के झटके से वह हड़बड़ाकर होश में आई और खुद को संभालते हुए पलटी। सामने एक लंबा, घमंड भरी नजरों से देखता हुआ युवक खड़ा था। पहले तो उसके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं थीं, पर सोनालिका की अनुपम सुंदरता देख उसकी आंखें पल भर के लिए ठिठक गईं। उसने अपने बगल में खड़े एक योद्धा से धीरे से पूछा, यह हसीना कौन है? योद्धा के चेहरे पर संजीदगी की झलक आई।
उसने गहरी नजरों से उस युवक को देखा और संयमित स्वर में बोला, मालिक, बेहतर होगा कि इससे दूर रहें। उसका ध्यान भटक गया था, उसे माफ कर दीजिए। युवक, जो किसी रईस घराने का लग रहा था, अपनी भौहें चढ़ाते हुए उस योद्धा की ओर पलटा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, कौन है ये जिससे मुझे डरने की जरूरत है? थोड़ा झिझकते हुए योद्धा ने उसे समझाने का प्रयास किया, ये पहले देव मंडल के गुरु शुक्राचार्य के परिवार से है और महारानी अमृता की होने वाली बहू है। यह सुनकर युवक क्षणभर के लिए हतप्रभ रह गया। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम कह रहे हो कि ये अवीर की मंगेतर है? पर अब न कोई महारानी है, न लक्षद्वीप और न ही वो अवीर। मैं किसी से कम नहीं हूं। मेरे 2 भाई देव मंडल के योद्धा हैं और हम इस दुनिया के लोगों से ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध हैं। ऐसी खूबसूरत लड़की तो हमारे साथ होनी ही चाहिए। यह कहकर उसने गर्व से सोनालिका की ओर कदम बढ़ाए और उसके सामने जाकर एक बनावटी विनम्रता के साथ मुस्कुराया। माफ कीजिए, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? सोनालिका ने धीमी पर सुकून भरी आवाज में उत्तर दिया, नहीं, मैं ठीक हूं। मेरा ही ध्यान नहीं था। इसके लिए माफी चाहती हूं। सोनालिका की मीठी आवाज में ऐसा जादू था कि वह युवक कुछ पलों के लिए उसमें खो ही गया। फिर अचानक होश में आते हुए उसने एक दुस्साहस भरी कोशिश की और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं, आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वह धीरे से बोला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने सोनालिका का हाथ पकड़ा, सोनालिका के चेहरे पर असहजता के भाव स्पष्ट झलक उठे। उसने तेजी से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके चेहरे की कोमलता में अब दृढ़ता का भाव था। युवक मुस्कुराते हुए हाथ मसलता रह गया, मानो उसके अभिमान को इस टकराव से एक नई चुनौती मिल गई हो। सोनालिका उस लड़के को नजरअंदाज कर आगे बढ़ ही रही थी कि वो लड़का तेजी से उसके सामने आ गया और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला, तो सोनालिका जी, अगर आपके पास कुछ समय हो तो क्या आप मेरे साथ भोजन के लिए चलेंगी? सोनालिका ने ठंडे और औपचारिक लहजे में जवाब दिया, माफ कीजिए, मुझे और भी बहुत से काम हैं। उसके इस सपाट उत्तर से लड़के का चेहरा थोड़ी देर के लिए उतर गया, लेकिन जैसे ही सोनालिका वहां से जाने को मुड़ी, उसने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच अचानक सोनालिका और उस लड़के के बीच कोई आ गया। वह लड़का भौचक्का सा उस शख्स को देखता रहा जो एक सख्त और गंभीर भाव लिए बीच में खड़ा हो गया था। उसकी ठंडी गहरी आंखों में एक चिंगारी सी थी जो उसकी शांत चेहरे के बावजूद एक अप्रत्याशित खतरे का आभास करवा रही थी। सोनालिका ने उस शख्स को पहचाना, वह लक्षद्वीप का योद्धा सर्वेश था। उसने घूरते हुए उस लड़के से कहा, कौन हो तुम और हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? सर्वेश ने उस पर नजर गड़ाते हुए हर शब्द में ठंडक और दृढ़ता भरकर जवाब दिया, मैं लक्षद्वीप का योद्धा हूं और राजकुमारी सोनालिका लक्षद्वीप की शान है। अपने कदम पीछे खींच लो, क्योंकि अगर मेरी तलवार एक बार म्यान से निकली तो फिर वह नहीं देखेगी कि तुम किसके बेटे या भाई हो। सर्वेश के शब्दों में ऐसी ठोस धमकी थी कि सुनते ही उस लड़के की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई। उसने क्रोध में भरकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके साथ खड़ा योद्धा तुरंत उसे रोकते हुए उसके कान में धीरे से बोला, मालिक, इन्हें अभी छोड़ दीजिए। शाम की सभा में इन्हें देख लेंगे। यहां युद्ध करना सही नहीं होगा। अपने साथी की बात सुन। वह लड़का झटके से उसके हाथ को परे धकेलता है और तिलमिलाते हुए सर्वेश को घूरते हुए गुस्से में बोला, तुझे तो बाद में देख लूंगा। फिर उस लड़के ने एक आखिरी बार तिरस्कार भरी नजर सर्वेश पर डाली और तेज कदमों से वहां से चला गया। उस लड़के के जाने के बाद सर्वेश सोनालिका की ओर एक शांत और स्थिर मुस्कान लिए बढ़ा। उसी वक्त शोर सुनकर सोनालिका की सहेलियां आन्या और काशवी भी वहां आ गई। सोनालिका को देखकर सर्वेश ने विनम्रता से अभिवादन किया। ये देखकर सोनालिका हल्की सी हैरानी और संकोच में मुस्कुराते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो उम्र और शक्ति में मुझसे बड़े हैं। आपको मुझे अभिवादन नहीं करना चाहिए। सर्वेश ने आदर के साथ हल्की सी मुस्कान दी और विनम्रता से बोला, परंतु आप हमारे लक्षद्वीप की होने वाली महारानी हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। सोनालिका के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसकी आंखों में दर्द की एक हल्की परछाई उभी और उसकी आंखें हल्की सी नमी के साथ नीचे झुक गईं
उसने उदास स्वर में कहा, न तो अब लक्षद्वीप रहा और न ही अवीर। ऐसे में किस नाते की मैं महारानी हुई? सर्वेश ने सोनालिका की उदासी भांपते हुए उत्साह भरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया, आप चिंता न करें, लक्षद्वीप एक बार फिर हमारा होगा और अवीर भी लौटेगा। तभी आन्या ने उत्सुकता से पूछा, सर्वेश, तुम यहां कैसे? सर्वेश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वरिष्ठों का संदेश लेकर आया हूं, तुम सबसे मिलने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में देखा कि कोई व्यक्ति राजकुमारी सोनालिका से बदतमीजी कर रहा है। यह सुनकर काशवी और आन्या के चेहरों पर चिंता और गुस्सा साफ झलकने लगा। काशवी झट से बोल पड़ी, सोनालिका, तुम ठीक तो हो? कौन था वो? क्या तुम उसे पहचानती हो? सोनालिका ने हल्का सा सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, जाने दो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। काशवी भड़क उठी, किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की और यह तुम्हारे लिए छोटी बात है? सोनालिका उसे शांत करवाने की कोशिश कर ही रही थी कि सर्वेश ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोला, राजकुमारी सोनालिका, आप खुद इतनी शक्तिशाली हैं कि उस लड़के को सबक सिखा सकती थीं। फिर भी आपने कुछ नहीं किया, क्यों? सोनालिका कुछ कहती, इससे पहले ही आन्या ने सिर झुकाते हुए उदासी भरे स्वर में कहा, सर्वेश, छोड़ो न। सोनालिका ऐसी ही है, इसका इलाज बस अवीर कर सकते हैं, और वह न जाने कहां है। सर्वेश हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन संतुष्टि से भरे स्वर में कहता है, आज शाम तुम सभी अवीर से मिल सकोगे। गुरुदेव का आदेश है, नहीं तो मैं अभी बता देता। सर्वेश ने उनकी आशा भरी आंखों को देखकर धीरे से सिर हिलाया और बोला, चलो, मुझे अभी वरिष्ठों से भी मुलाकात करनी है। इतना कहकर सर्वेश ने सोनालिका, आन्या और काशवी को साथ लेकर पास के नगर की ओर कदम बढ़ा दिए।